नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ यारो के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये। नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर ले तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए। करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नया पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा सब मिलेगा आपको। जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में, देखिए, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो। रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना। एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार। आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स 2023-24 के लिए हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। उसमें ये हमारा टेस्ट नंबर 15 होने वाला है। 200 मार्क्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने प्रिंटेड हैं। आप एक बारी पॉज करके इनको रीड जरूर कर लिया कीजिए, जिससे आप एग्जाम में जाके भी पहले रीड करें, फिर ही अपना पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये इंग्लिश में भी हमारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे प्रिंटेड हैं। एक बारी आप गो थ्रू हो जाइए। पहला सवाल है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? Which one of these does not match correctly? हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे, साथ में आपको पढ़ना है। तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर जो है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर है तिरुमुलूर, या फिर तिरुमुलूर के नाम से भी जिसको जाना जाता है। ये तमिल शैव मत के एक अत्यधिक सम्मानित रहस्यवादी संत थे, मतलब मिस्टिक थे। मिस्टिक सेज बोलेंगे इनको, तमिल शैविज्म के। ठीक है, और जो तिरुमंदिरम था उसको तिरुमुलार ने लिखा था। फर्क समझ गए आप? ना कि तिरुवल्लुवर ने। इतना अंतर है तिरुमुलार में।
राष्ट्रमत एस के दामले सही है। आपका मार्तंड वर्मा मलयालम का एक उपन्यास है, नॉवल है, सीवी रमन। और अभिजान शकुंतलम का मलयालम अनुवाद केरल वर्मा। इंपॉर्टेंट साहित्य मान सकते हैं इनको आप। कौन सा सही मैच्ड है, करेक्टली मैच्ड है? पत्र पत्रिकाएं यानी डेली मैगजीन्स और उनका भाषा, किस भाषा में वो प्रिंट होती थी, बताना है आपको। तो स्वाधीनता बंगाली की थी, जन्मभूमि गुजराती थी, मातृभूमि मलयालम थी, सत्यदूत तेलुगु थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सत्यदूत। कौन सा मेल खाता है? विच वन इज करेक्टली मैच्ड? उपनाम दिए हैं, फेमस नेम्स दिए हुए हैं और उनके रियल नेम्स आपको देखने हैं। तो इन क्वेश्चंस में आप ऐसा करा करो, पॉज कर लिया करो और अपना खुद से सॉल्व कर लिया करो। आंसर मन में सोच लिया, फिर हमने साथ में सॉल्व कर लिया, तो ऐसे टाइम बचेगा आपका भी और मेरा भी। तो बताएंगे? इसका आंसर हमारा सी है। देखिए, दीन बंधु किसका था? सीएफ एंड्रयूज का। ऐसे मैच कर लो इसको। देश बंधु थे चित्तरंजन दास। विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त, बिल्कुल ठीक है। और दयानंद सरस्वती मूल शंकर तिवारी, ना कि चंद्रशेखर। फोर्थ सही विकल्प आपको चुनना है। करेक्ट ऑप्शन कह रहा है पारसियों के पवित्र ग्रंथ ज़ेंद अवेस्ता में सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र का उल्लेख करते हुए सप्त सिंधव वर्ड का यूज किया गया है। ईरानियों ने सिंधु नदी को इंडस रिवर को इंडोस कहा था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने फारसी साम्राज्य के क्षत्रप के लिए, जो वर्ड था क्षत्रप, इंडोस यूज इन्होंने ये वर्ड किया था। इंडिया जो नाम है, इंडिया आज हम जो नाम यूज करते हैं, उसका सर्वप्रथम एक्मेनिड इरानियंस ने सिंधु द्वारा जो सिंचित क्षेत्र था उसको ये नाम दिया था। मतलब इंडिया क्या था कि सिंधु नदी जिस जिस एरिया को पानी दे रही है उसको हम इंडिया बोल रहे हैं, ऐसा इरानियंस ने कहा था। आंसर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ठीक है। सेकंड गलत हो गया आपका। सेकंड क्यों गलत हो गया हम देखेंगे। देखिए, ज़ेंद अवस्था में सप्तसिंधव बिल्कुल ठीक है। ग्रीक्स ने कहा था, ग्रीक्स ने, यूनानियों ने इंडस नदी को क्या कहा था? इंडोस। याद रखिएगा, कई बार मैचिंग में भी पूछ सकता है। गलत विकल्प आपको चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार गोपाल ने उदंतपुरी में प्रसिद्ध मठ, एक फेमस मोनेस्ट्री बनाई थी। महिपाल प्रथम के समय में राजेंद्र चोल ने 1023 में विक्रम चोल के नेतृत्व में अपनी सेना बंगाल भेजी थी। सारनाथ शिलालेख काशी क्षेत्र पर महिपाल के अधिकार का सूचक है। मतलब महिपाल अथॉरिटी वाज देयर ऑन काशीज रीजन। पाल साम्राज्य को शुंग राजवंश ने नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। बताएंगे कौन सा गलत है? तो हमारा डी गलत हो गया। देखिए, पाल के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? सेन डायनेस्टी आई थी। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा राजवंशों की, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सिक्स्थ, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटीज दी हुई और वो किससे संबंधित थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से? पॉज कीजिए, आप इसे सॉल्व कीजिए। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। द्वारकानाथ गांगुली इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। लक्ष्मीकांत शुक्ला थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। सत्यानंद पुरी थे आपके आजाद हिंद फौज से। और आनंद लक्ष्मण कन्हरे बहुत फेमस अभिनव भारत सोसाइटी से ये मेल खाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, सब ध्यान रखना। अभिकथन और कारण, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? जो नौसैनिक रेटिंग्स थी, नेवल रेटिंग्स जो थी, कनिष्ठ स्तर के नाविक ने 18 फरवरी 1946 को HMIAS तलवार के विरोध में प्रारंभ किया था। जो ये नेवल रेटिंग स्टार्ट हुई थी, ये प्रोटेस्ट कहां पे स्टार्ट हुआ था? इस वाली शिप पे स्टार्ट हुआ था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण, इमीडिएट कारण क्या था? कि ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित INA के मुकदमे, जो उस वक्त INA ट्रायल्स ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कर रही थी। आंसर आपका सी हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। देखिए, तात्कालिक कारण क्या था? उनका भोजन, उनकी वर्किंग कंडीशंस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे जो लोग यहाँ पे काम करते थे। तो उस भेदभाव के विरोध में जाके उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं दलित शूद्र पहचान के गैर आर्य सिद्धांत का समर्थन नहीं करते थे। डिड नॉट सपोर्ट द नॉन आर्यन थ्योरी ऑफ दलित शूद्र आइडेंटिटी। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था आर्य इन्वेजन थ्योरी को। यू हैव टू टेल विच इज करेक्ट। बोथ आर करेक्ट। नाइन्थ, कौन सा मेल नहीं खाता? नॉट करेक्टली मैन पूछ रहा है। इसको ऐसे गोला बना लिया करो पेपर में जाके, ऊपर सबसे दिखना चाहिए आप लोगों को। तो आप पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर हम देख लेते हैं। तो हमारा आंसर ए हो गया। ताम्लिक क्या था? ये एक तरीके का इक्ता होता था, लैंड ग्रांट नहीं था। ये एक तरीके का
इकता होता था, मतलब राजस्व संग्रह करने के लिए एक किस्म का ये इकता था, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। इदरार क्या था? रेवेन्यू फ्री लैंड था। देखो ये पढ़ लेना सारे। उपरी किसको बोलते थे? मराठा शासनकाल के काश्तगर यानी शेयर क्रॉपर्स थे। खालिसा कौन था? सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन भूमि, जो लैंड डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल में होता था। 1901 में उन्होंने एक आवासीय विद्यालय पाठ भवन की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में उन्होंने विश्व भारती नाम का एक वैश्विक गुरुकुल भी स्थापित किया। किन की बात हो रही है बताइए? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, फाउंडर ऑफ शांति निकेतन, फाउंडर ऑफ आरएसएस, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल आरएसएस के शांति निकेतन के फाउंडर रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। पॉलीगर्स पर ब्रिटिश विजय से किस राज्य के क्षेत्रों के बड़े भाग को ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया गया था, जिससे उन्हें दक्षिणी भारत में मजबूत नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता मिली थी? पॉलीगर्स पे विक्ट्री जो थी वो किस एरिया की विक्ट्री थी, बेसिकली ये पूछ रहा है। ये तमिलनाडु की विक्ट्री थी। वह भारत के साथ साथ पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से पहली महिला स्नातक थी, मतलब फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट थी इंडिया से एज वेल एज ब्रिटिश एम्पायर से। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्र सत्र को संबोधित किया था इन्होंने। किन की बात हम कर रहे हैं बताइए? कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, या इनमें से कोई नहीं? ये केबीसी में भी सवाल आया था, आप जानते हैं, और काफी अच्छी रकम का ये सवाल था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में सवाल आ चुका है। कादम्बिनी गांगुली, और ये आपकी क्या कहते हैं, मेडिकल ग्रेजुएट थी। 13 निम्नलिखित में से किसने कुरान का अनुवाद फारसी भाषा में किया था? हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज? एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर कोई गलती लगती है तो उसको हम्बली कमेंट डाउन कर सकते हैं, फिर हम उसमें करेक्शन कभी डाल देंगे अगर हमको लगेगा तो। देखिए गलतियां सबसे होती हैं, तो आप बिल्कुल नोटिफाई कराइए गलती, हम साथ में उसका करेक्शन डाल लेंगे, तो सभी लोग कमेंट सेक्शन जरूर देखते चलें। तो बताएंगे शाह वली उल्लाह, दारा शिकोह, अब्दुल कादिर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये शाह वली उल्लाह, पहले भी हम एक टेस्ट में ये देख चुके हैं। अभिकथन और कारण, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। वे अभिजात वर्ग जिनके पूर्वज पीढ़ियों से मुगल शाही सेवा में थे उन्हें खानजादा कहा जाता था। वो मुगल एलीट जिनके एंसेस्टर्स, पूर्वज जो हैं, मुगल रॉयल सर्विस में अपनी सर्विस दे चुके थे पुरानी जनरेशन में, जैसे उनके दादा, उनके फादर, ऐसे उनको खानजादा कहते थे। मुगल अभिजात वर्ग उच्च स्तरीय प्रशासन के कार्यों में शामिल नहीं था। मुगल एलीट को हायर लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में रोल नहीं दिए जाते थे। आंसर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखिए एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं मुगल एलीट की, खुद ही सोचिए आप, इतने ऊंचे पद वाले लोगों की, तो उनको तो पक्का दिए जाएंगे रोल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में। इन्हीं को मनसबदारी दी जाती थी, इन्हीं को जागीरदारी दी जाती थी, मतलब ये तो बिल्कुल क्रक्स थे, स्टील फ्रेम थे ये मुगल एम्पायर का, आईएएस थे मुगल एम्पायर के। 15th निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शाहजहां की दक्कन नीति राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों से प्रेरित थी। डेक्कन पॉलिसी शाहजहां की। कट्टर सुन्नी होने के कारण शाहजहां दक्कन के शिया शासक का दमन करना चाहता था जिन्होंने मुगल आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया था। जो शिया स्टेट्स मुगल सुप्रीमेसी को डिक्लाइन कर रही थी उनको वो क्रश करना चाहता था। कौन सी बात सही है? दोनों बातें सही हैं। फिर से आपको बताना है कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो आंसर हमारा इसका सी हो जाएगा। पहले देखते हैं आपका गंजे सवाई इंपीरियल शिप थी, जहाज था। नाजिम प्रोविंशियल गवर्नर था। मशरूत यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं थी। मशरूत का मतलब होता था कंडीशनल रैंक, मतलब जिसको हम बोले सशर्त पद, ठीक है। और उम्मल का अर्थ और कुछ नहीं था, बेसिकली वो था आमिल शब्द का बहुवचन है, ठीक है। उम्मल रेवेन्यू कलेक्टर, मतलब उम्मल इज प्लूरल टर्म फॉर आमिल। आमिल तो आप जानते होंगे। भीमबेटका का नाम निम्नलिखित में से किससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित है? किस कैरेक्टर से इट ओज इट्स नेम टू द कैरेक्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रामायण, महाभारत, उपनिषद, या इसमें से कोई नहीं? तो महाभारत। तो महाभारत में बेसिकली क्या है कि जब 5 पांडव जो थे वो जब अज्ञातवास में चले गए थे तो वो इन गुफाओं में आके रहे थे, ठीक है। और भीम जो थे आप जानते हैं वो बहुत ही विशाल काय थे, तो यहाँ की विशाल चट्टाने जो हैं वो द्वितीय पांडव भीम के विशाल शरीर का प्रतीक है। भीमबेटका नाम से आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा। लोगों को बाल विवाह पर रोक लगाने की शपथ लेने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन प्लेज मूवमेंट किसने शुरू किया था? कौन सी सोसाइटी ने? तो वो थी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव वाली, ये तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए। अभी आपको
कमेंट तो करते हो आप सारी ऐसी ऐसी चीजें जिसका कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं है। कमेंट क्या करना चाहिए आपको? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक किसने की, आईएनसी की किसने की, ये सब हाथ के हाथ रिवाइज होना चाहिए। 19 मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राजस्व उत्तरदायित्वों के न्यायिक सेवा देने के लिए भी जिम्मेदार था? मतलब कौन सा ऐसा ऑफिसर था जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर जुडिशियल फंक्शंस अलोंग विद रेवेन्यू? बितिकची, शिकदार, कानूनगो, करोड़ी। नाम देखो कितने बढ़िया हैं। तो ये था शिकदार, ठीक है। ये शेर शाह के टाइम का होता था जो परगना को लीड करता था। गलत आपको चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। जैन साहित्य प्राकृत में और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में था। जैन लिटरेचर प्राकृत, बुद्धिस्ट पाली। धर्म सूत्रों को प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था और समाज के संविधान एवं विधि पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है। मतलब धर्म सूत्र क्या थे? बेसिकली देवर लॉ बुक्स। पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 12 अध्याय हैं, 12 चैप्टर्स। वैदिक सभ्यता में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आर्यंक और उपनिषद भी शामिल हैं और इन्हें ही उत्तर वैदिक साहित्य यानी पोस्ट वैदिक लिटरेचर इनको बोला जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी क्यों हुआ हमारा आंसर? पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें 8 चैप्टर थे टोटल, ना कि 12। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक बाढ़ और फसल की क्षति होती आ रही है? कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला। देखिए ऑप्शंस देखिए कितने इंटरेस्टिंग हैं इसके। तो उपरोक्त में से केवल 2, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये भी पता होना चाहिए। गोलान हाइट्स, वेरी फेमस क्वेश्चन। गोलान हाइट क्या है बताइए? पर्वत है, पठार है, प्रायद्वीप है? पठार है, मैप में आपको मार्क करना चाहिए। ये जो यरमुक नदी है वहां पे पड़ता है आपको। सीरिया ने इस पे कब्जा कर लिया था इजराइल से 1967 में, और ये जो है सीरियन बॉर्डर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ये। गलत कथन चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। भूपर्पटी पृथ्वी की परतों में अब तक की सबसे पतली परत है। क्रस्ट को कह रहा है सबसे थिनेस्ट है। भूपर्पटी की मोटाई पृथ्वी की आंतरिक अवस्थिति पर निर्भर करती है। समुद्री परत 5 से 10 किलोमीटर है, ओशियानिक क्रस्ट, और महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाएं 30 से 45 हैं। कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंजेस 30 to 45 हैं। पतली समुद्री परत मोटी महाद्वीपीय परत की तुलना में सघन होती है और इसलिए यह महाद्वीपीय परत की तुलना में मेंटल के ज्यादा नीचे तैरती है। जो ओशियानिक क्रस्ट है वो डेंस है, थिक है, इसलिए फ्लोट करती है। आंसर कोई इसमें से गलत नहीं है, ये सब बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज्योग्राफी में इनमें दिक्कत है तो आप रिवाइज कर लीजिए। गलत कथन चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन। नवंबर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, यूएनएफईपी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, कीनिया। रिवाइज करते रहो बस साथ साथ पुराना। इन्होंने एक अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जारी की, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024। ग्लासगो जलवायु समझौते का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर से कम 50% कम करना है। यूनेप का अनुमान है कि विकासशील देशों को अनुकूलन के लिए वर्ष 2030 तक हर साल 387 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी ऐसा करने के लिए। और ऐतिहासिक रूप से जो पालघाट दर्रा है केरल राज्य में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार साबित हुआ है। पालघाट पास की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आंसर बी हो जाएगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं। ग्लासगो में जो उत्सर्जन कम करना है मीथेन का वो 30% कम करना है, ठीक है, फ्रॉम बिलो 2020 लेवल्स बाय 2030। दोनों याद रखना, 2020 के स्तर से कम करना है। करना कब तक है? 2030 तक, क्योंकि यहां भी तो खेल सकता है ना, इनको भी चेंज कर सकता है वो, इन तीनों को ही चेंज करेगा कुछ भी आगे पीछे, और वही क्वेश्चन ने करा हुआ है। 25 विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में बनाया जा रहा है? वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड। तो ये इसमें से कोई नहीं है, और जान के आपको खुशी होगी, ये है हमारे प्यारे भारत में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है इसको, न्योमा करके जगह है। कहां है ये जगह? लद्दाख में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16th ब्रिक्स समिट कहां हुई थी? चेयरमैनशिप थी रशिया की, काजन में, रशिया में। इस सम्मेलन में भारत का जो लीडरशिप थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो थे हमारे प्रधानमंत्री। और 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स ने आधिकारिक तौर पर 13 नए देशों को पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स समूह में जोड़ लिया था। मतलब 13 न्यू मेंबर्स हैव बीन एडेड। आंसर फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड क्यों गलत हुआ? 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स ने ऑफिशियली 13 नई कंट्रीज को जोड़ा है, ठीक है। कैसे?
जो आपका ये पूरा है, इससे ब्रिक्स के ऑफिशियल ग्रुप में सबसे पहले तो चेयरमैनशिप रशिया के पास है, ये भी सही है, ठीक है। और जो ये नए पार्टनर्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं ब्रिक्स में, वो आपके हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, अल्जीरिया, और अल्जीरिया के बाद बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, टर्की, युगांडा और उज्बेकिस्तान। अब जो ये 13 जोड़े गए हैं, ध्यान से देखना, ये फुल मेंबर्स लिखा है यहाँ पे, ये फुल नहीं है, ये सिर्फ पार्टनर मेंबर्स जोड़े गए हैं। 27 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर 6th जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज है माइनर इरिगेशन स्कीम्स का। आंसर क्या हो जाएगा? यूपी में है। ध्यान रखना, यूपी में लगभग आपका 17.2% है, यूपी के बाद महाराष्ट्र में है और फिर एमपी में है। सही नदी को आपको पहचानना है, जिस नदी की बात हो रही है, किस नदी की बात हो रही है। ये नदी मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है और गंगा नदी की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है, मतलब सदर्न ट्रिब्यूटरी है गैंजेस की। और ये नदी कैमूर रेंज से होकर गुजरती है, पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। बताइए, सोन नदी की बात हो रही है, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री रिवर भी कहते हैं, ये एग्जाम्पल है ट्रांस बाउंड्री रिवर का, ठीक है। सीमा पार नदियां जो होती हैं, कौन सी सीमा, तो नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये तो हमने अलग से कर लिया है, ठीक है। आप 29 देखेंगे, सीमा पार नदी, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा पार नदी का एक उदाहरण नहीं है, नॉट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस बाउंड्री रिवर? गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो यमुना नहीं है, आप जानते हैं, बाकी तो सब आ ही रही हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री कट करती है। इंडस है बाहर से, गंगा, ब्रह्मपुत्र, लेकिन यमुना नहीं है। माउंट उलावन कहाँ पे है? सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें से कहीं नहीं है माउंट उलावन, आप बताइए कहाँ पे है? माउंट उलावन था, ज्वालामुखी है ये। तो यहाँ पे इंडिया ने मदद भेजी थी, वहां जो ज्वालामुखी आ गया था उससे प्रभावी लोगों को $1 मिलियन की राहत भेजी थी। पापुआ नी गिनिया, वहां पे ये आपका पड़ता है, जो रिंग ऑफ फायर में भी पड़ता है। वहां पे अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज बहुत आती हैं, ठीक है। 31 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है, मतलब प्लेन से निकलती है, वो है गोमती। वर्ष के अधिकांश समय दिल्ली और आगरा के बीच यमुना नदी एक मृत नदी बनकर बहती है, मतलब डेड रिवर बन के बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास स्थित आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और इसे यहाँ पे यारलुंग सांगपो कहते हैं। आंसर बताएंगे, इनकरेक्ट पूछा है इसने, क्या हो जाएगा आंसर? सी, ऑल 3। कैसे? तो ये सारे ठीक हैं, ये उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे, ये करेक्ट होना चाहिए, दीज आर ऑल करेक्ट। 32 उपरोक्त में से किसका उपयोग उर्वरक, पशु आहार तथा दालों के रूप में होता है, मतलब फर्टिलाइजर भी, फॉडर भी, पल्सेस भी? लोबिया, हरा चना, अरहर। तो अब मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम वालों को भी पता होगा ये क्या है, ये सब सही है। कौन सी एक खरीफ फसल है? खरीफ क्रॉप, खरीफ, जायद, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सूरजमुखी है, सनफ्लावर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? इक्वेटर कहां से पास करता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। इक्वेडोर, गेबन, इंडोनेशिया, इन सभी से करता है। आप जानते हैं 13 कंट्रीज हैं। अच्छा, ज्ञान सर का ट्रिक दिया हुआ है, उनका वीडियो है, आप मुझे वो ट्रिक कमेंट करके बताएंगे कॉन्टिनेंट वाइज, ये पक्का से करेंगे आप। 34 में चेक करूंगी और फिर चॉकलेट भेजूंगी उसके घर, ठीक है। एल्प्स पर्वत किस पर्वत के प्रकार का उदाहरण है, मतलब विच टाइप ऑफ माउंटेन इज एल्प्स? तो आप जानते होंगे ये यंग फोल्ड, युवा वलित पर्वत का एक उदाहरण है, ठीक है। कॉसियुस्कू पर्वत कहां पे है? सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं एकदम अब तो, सिंपल ज्योग्राफी। दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया, तो डी हो गया आंसर। सही कथन चुनना आपको, करेक्ट स्टेटमेंट। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रास फील्ड्स की बात हो रही है। भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों और उच्च तापमान वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं, मतलब कहां पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट के बीच में। एग्जाम्पल क्या है? लानोस, कैंपस, सेल्वास, पार्कलैंड, सवाना। समशीतोष्ण घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स या ग्रास फील्ड बोल लो, ये समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में विस्तारित हैं। इनके उदाहरण क्या हैं? प्रेरीज, पैम्पा, स्टेपीज, वेल्ड्स और डाउन्स। आंसर दोनों सही हैं। एग्जाम्पल याद होने चाहिए ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड्स के, मैचिंग में आ जाता है, कैसे भी पूछ सकता है। COP 28 वेन्यू बताइए, COP 28 का। तो ये एशिया है, आप जानते हैं, UAE, दुबई है ना। हम तो कई बार इस क्वेश्चन को हम कर भी चुके हैं सॉल्व। हानि और क्षति कोष की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? लॉस एंड डैमेज फंड की, कौन से साल में?
2022 में। ध्यान रखना, जब पहला दिन था COP28 का तो मेंबर कंट्रीज ने अग्री किया था कि लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करेंगे, और ये जो फंड है इसको वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है खुद से। लेकिन पहली बार ये अनाउंस जब हुआ था तो ये हुआ था 2022 में, अनाउंस की बात हो रही है, ठीक है। और इजिप्ट में थी ये वाली COP जब ये अनाउंस हुआ था। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, नेशनल पंचायत अवार्ड के बारे में कौन सा सही नहीं है? पंचायतों का मूल्यांकन विभिन्न 9 LSDG थीम्स के ऊपर किया जाता है, कैसा उनका परफॉर्मेंस है। इस वर्ष प्रतियोगिता में 1.94 लाख ग्राम पंचायतों ने भाग लिया था और 42% जो थी उनमें से 42 अवार्ड विनिंग पंचायत को महिलाएं विमेन लीड कर रही थी। माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने पुरस्कार विजेता पंचायतों के कार्यों पर सर्वोत्तम अभ्यास नामक पुस्तिका का अनावरण किया था। मतलब एक बुकलेट है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन द वर्किंग ऑफ अवार्ड विनिंग पंचायत्स। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 का वितरण 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर, नेशनल पंचायत डे पे किया जाता है। आपसे इसने गलत पूछा है, नॉट करेक्ट, तो ये डी हो गया। देखिए, नेशनल पंचायत अवार्ड एक्चुअली हर साल 24 अप्रैल को मनाए जाते हैं, जिस दिन नेशनल पंचायती राज डे होता है। लेकिन लोकसभा जनरल इलेक्शंस 2024 में पहले हो गए थे, तो ये 11 दिसंबर को हुई थी इस साल सेरेमनी, ठीक है। इस साल नहीं हुई है, पिछले साल मतलब। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार निम्नलिखित में से किस समस्या के कारण भारत में वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 2004 बाघों की मृत्यु हो गई थी? बताइए क्या वजह थी? तो ये सभी वजह थी, नेचुरल अदर कॉजेस थे, पोचिंग था, इनफाइटिंग था, ठीक है। और पॉपुलेशन डिक्लाइन खासकर महाराष्ट्र में बहुत की थी, फिर MP में, उत्तराखंड में, इन वाले स्टेट्स में बाघों की संख्या बहुत कम होती चली गई। भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट, मेजर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन या सभी? सिंपल क्वेश्चन, सभी हैं, 4 हैं टोटल। तो अब चौथा आपसे पूछ लेना चाहिए मुझे, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, इंडो बर्मा, चौथा कौन सा है? सुंडालैंड। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को हम ग्रीन नोबेल कहते हैं? ग्रीन नोबेल प्राइज, गोल्डमैन को, यूनाइटेड अर्थ एमेजोनिया प्राइज को, इन दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं? तो ये गोल्डमैन पर्यावरण जो पुरस्कार होता है इसको हम कहते हैं ग्रीन नोबेल, ठीक है। मार्कस नोबेल थे स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन, जिन्होंने एनुअल एनवायरमेंटल प्राइज को स्पॉटलाइट में लेके आए थे। और यूनाइटेड अर्थ एमेजोनिया प्राइज जो है वो अलग है, मतलब वो अलग दिया जाता है, ठीक। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे चीतों का आवास कहते हैं, मतलब होम टू द चीताज, कौन सा है? ये तो पता होना चाहिए आपको, या ये नहीं पता है? तो कूनो नेशनल पार्क, कहां पे है कूनो नेशनल पार्क? MP में, ऐसे भी तो याद होना चाहिए। कालानुक्रमिक क्रम में, क्रोनोलॉजिकली आपको इनको कुछ योजनाएं दी हुई हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, चीता, स्नो लेपर्ड, इनको आपको अरेंज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साल याद होने चाहिए आपको, ये बिल्कुल रटे होने चाहिए इनफैक्ट। देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर है आपका 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 का, प्रोजेक्ट चीता, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली 2022 का है, ठीक है। और स्नो लेपर्ड वाला आपका है 2009 का। 46 गलत चुनना, आपको इनकरेक्ट चुनना है यहाँ पे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला रूस से हैं, थर्ड वुमेन टू रिसीव नोबेल इन इकोनॉमिक्स। उनके संगठन ने गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्पेक्स 2030 जो क्वालिटी आई केयर से रिलेटेड ये एक पहल है वो स्टार्ट किया है। इनकरेक्ट पूछ रहा है ये, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो ये देखें, ये आपके दोनों ही गलत हो जाते हैं। देखिए वजह क्या है, इन जो महिला हैं इनका नाम मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्लॉडिया गोल्डन, ये तीसरी ऐसी महिला है, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। क्लॉडिया गोल्डन हाल ही में इन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज जीतने वाली तीसरी महिला बनी है। उन्हें ये पुरस्कार पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में विषमता के कारण को समझने पर उनके शोध के लिए दिया गया है, ठीक है। और 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था एलिनोर ऑस्ट्रॉम और ओलिवर ई विलियमसन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये देखभाल शुरू की है स्पेक्स 2030, तो ये इनका कोई लेना देना नहीं है, नोबेल प्राइज मिला है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात का कोई लेना देना नहीं है।
47। सबसे अधिक साक्षर राज्य की इनमें से आपको पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द मोस्ट लिटरेट स्टेट। अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो आप ये देख सकते हैं। हरित अमोनिया का आयात करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह यहीं पे है। भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक यहीं पे है, ई वेस्ट क्लिनिक। इंडिया का पहला विमेन ओनली सैटेलाइट यहीं से लॉन्च हुआ था। पहला वुमेन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर 8 डे कैंप जो अपॉइंट हुई है टू द गवर्नर, वो यहीं से है। तो सी हो जाएगा आंसर। भारत का पहला केवल महिलाओं द्वारा निर्मित उपग्रह यहीं पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। बेसिकली ये जो है केरला की बात हो रही है, तो केरला में ये लॉन्च हुआ था, ध्यान देना है। और ये कौन सा पोर्ट है आप बताइए? ये है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु का। ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खुला है? एमपी में, भोपाल में। और स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी हैं, 2015 बैच की एयरफोर्स ऑफिसर हैं, जो पहली फीमेल बन गई हैं टू बी अपॉइंटेड एज द 8 डे कैंप टू द गवर्नर ऑफ मिजोरम, हरि बाबू कंभापति। ठीक है, उनकी 8 डे कैंप बनी है। तो ये सारे बता दिए मैंने आपको। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारतीय नागरिकों की रक्षा तथा उन्हें देश वापसी से संबंधित नहीं है? नॉट रिलेटेड। ऑपरेशन करुणा, कावेरी, गंगा, अजय। तो ए नहीं है। ऑपरेशन करुणा क्या है? ये है साइक्लोन आया था मोचा। कहां पे आया था मोचा? म्यांमार में, वहां से संबंधित। ठीक है, कावेरी में हम सूडान से लोगों को वापस लाए थे। गंगा ऑपरेशन से यूक्रेन से लोगों को वापस लाए थे। अजय होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक ऑपरेशन है जो इजराइल हमास वॉर चल रहा था 2023 का, उसके लिए ये था। वाराणसी में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की संपूर्ण संरचना भगवान शिव की थीम पर है। ये स्टेडियम कहां पे है? तो ये भारतीय मानक समय रेखा के पूर्व में है, ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, ये पहला क्रिकेट स्टेडियम है बीसीसीआई का जो यूपी में रहेगा। पूरा लॉर्ड शिवा की थीम पे है ये। और अगर आप इसका एग्जैक्ट टाइम देखेंगे तो ये 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट है और IIST। किस दशक को भूमि तथा महासागर दोनों के लिए रिकॉर्ड पर सबसे गर्म दशक के रूप में जाना जाता है? वार्मेस्ट रिकॉर्ड ऑन बोथ लैंड एंड ओशियन। कौन सा दशक है वो? तो इसमें से वो कोई नहीं है, क्योंकि वो दशक है 2011 से 2020। चक्रवात मोचा अभी बताया ना कहाँ आया था, उससे संबंधित ऑपरेशन भी देखा हमने। तो ये क्या था? ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, पोलर, मीजो, क्या था ये? तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। म्यांमार के और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में इसका काफी प्रभाव पड़ा था। जो ये मोचा नाम दिया था ये येमेन ने दिया था, तो येमेन ने प्रस्तावित किया था। ये अलग अलग देश नाम देते हैं, आपको पता होगा नेमिंग ऑफ साइक्लोन कैसे होता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन एक्ट कब से इंप्लीमेंट होगा? ये पूछ रहा है, सिंपल। इसमें से कोई नहीं है। विमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो अभी इफेक्ट में नहीं आएगा, 2029 लोकसभा इलेक्शन से पहले। ठीक है, इनैक्ट हुआ था 20 सितंबर 2023 को, राज्यसभा में इनैक्ट हुआ 21 सितंबर, ये 21 सितंबर 2023 में। प्रेसिडेंट ने जो वो दिया 28 सितंबर को। ये प्रेसिडेंट वाला हो गया, 20 सितंबर लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया। तो लागू तो नहीं हुआ है ना अभी। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। सभी जातियों का अंतिम प्रकाशित आंकड़े वर्ष 1931 की जनगणना के दौरान संग्रहित किए गए थे। जो लास्ट पब्लिश डेटा है सारी कास्ट का, वो 1931 में किया गया था। अच्छा, हर जो स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर आंकड़े प्रकाशित किए गए, परंतु अन्य जातियों पर नहीं किए गए। जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, ओनली यूनियन गवर्नमेंट। आंसर ऑल आर करेक्ट, तो इसमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, और ये आर्टिकल कौन सा है जो कमीशन को अपॉइंट करवाता है इस सिलसिले में? आर्टिकल 340, ध्यान रखना। जेपी मॉर्गन सरकारी बॉन्ड सूचकांक इमर्जिंग मार्केट्स सूचकांक वर्ष कौन से में लॉन्च हुआ था? 2005 में, सिंपल। किस संगठन ने भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड 23-24 जारी किया है? रिपोर्ट कार्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जिसने ये लॉन्च किया है? तो इसमें से वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि वो है सतर्क नागरिक संगठन, SNS, सतर्क नागरिक संगठन। मीम का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? मीम्स आप देखते होंगे बहुत, तो बताइए। तो ये किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसने कहा है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट।
ये वो वाले मीम है जो आपने समझे, वो वाले मीम नहीं है। 57 देखेंगे, भारत के पहले एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर के बारे में आपको बताना है। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी के बारे में आपको बताना है, कौन सा करेक्ट है। यूपी का गोरखपुर सितंबर 2025 तक भारत का पहला सिटी बन जाएगा ऐसा। यह शहर सह शिक्षण केंद्र सहजनवा के सुथनी गांव में 40 एकड़ में बनाया जा रहा है। सिटी कम लर्निंग सेंटर है ये। इस परियोजना के लिए एनटीपीसी ने 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आंसर सारे सही हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में किसको शामिल किया है? तो ये गरबा ऑफ गुजरात को किया और इफ्तार को किया है, दोनों को शामिल किया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क यूपी में हो रहा है, कहां पे? शामली में। वर्ष 2024 में आपका जो इंटरनेशंस है उसके द्वारा जारी देश निष्कासितों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में 2024 में भारत को किस स्थान पे रखा गया है? मतलब इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर एक्सपैट्रिएट्स, मतलब कहीं से आपको निकाल दिया, आप यहाँ के रह लो इंडिया में, तो उसमें इंडिया की जगह क्या है? तो इंडिया का छठा रैंक है उसमें। ठीक है, टॉप पे है वियतनाम, फिर है कोलंबिया, टॉप 3 याद कर लो, फिर है इंडोनेशिया, सारी कर लो चलो, फिर है पनामा, फिर है फिलीपींस और फिर है आपका भारत, हमारा भारत। 61 लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स 2024 के छठे संस्करण में यूपी किस रैंक में आता है? तो यूपी आता है उपलब्धि वर्ग में, अचीवर कैटेगरी में यूपी को रखा गया है। 18th भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 18th इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में वन और वृक्षावरण, वन क्या होता है? फॉरेस्ट, वृक्षावरण क्या होता है? ट्री कवर, में कितने वर्ग किलोमीटर का इंक्रीज देखा गया है? 559 डायरेक्ट याद करना है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है? ये किसका जॉइंट इनिशिएटिव है, किसकी एक संयुक्त पहल है? तो ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट प्लस UNDP साथ में है दोनों, मतलब ये तो होगी ही, OECD ऑप्शन में है तो इसलिए हमने ये लिया है, इनकी ये पहल है। हिंदू विकास दर, हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित नहीं है इनमें से? जनसंख्या, धन, साक्षरता या इन सभी से संबंधित है? सभी से संबंधित है। ठीक है, 1978 में ये टर्म दी थी, राज कृष्णा करके एक इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने, क्योंकि इंडिया की बहुत ही लो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही थी, उसको कहा था ऐसा। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के प्रमुख कारण है? मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल कैपिटल, टेक्नोक्रेट, टेक्नोलॉजी इन लॉ, लेबर कैपिटल, ब्यूरोक्रेट्स या फिर सभी हैं? तो मेजर फैक्टर है प्राकृतिक संसाधन, भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल। ठीक है, ये टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट थोड़ी ना इसमें आएंगे, आपको लगेगा ऑल ऑफ द अबव, पर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता सब में। भारत में राष्ट्रीय आय का जो मूल्यांकन और प्रकाशन है वो कौन करता है? नेशनल इनकम ऑफ इंडिया का, तो ये NSO करता है, याद रखिएगा आप, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात हो रही है, इंडिया की रैंकिंग पूछ रहा है, हर से यही पूछेगा, लेटेस्ट आपको देख के जाना है। 129th है रैंकिंग। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन रिलीज करता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के हिसाब से दूसरा सबसे बढ़िया शहर कौन सा है जहां पे आप जाके रहेंगे? सिलेक्शन के बाद चले जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका कोपेनहेगन। ठीक है, इसको करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सबसे पहले वियना है ऑस्ट्रिया का, फिर कोपेनहेगन है डेनमार्क का, फिर ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड का। क्या इंडिया का कोई शहर है? 141 नंबर पे है दिल्ली और पॉप। भारत में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम इंडिया का पूछ रहा है कितना है? तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि पिछले 9 वर्षों में इंडिया का जो पर कैपिटल इनकम है वो डबल हो गया है टू 1.9 लाख ओवर द पास्ट 9 ईयर्स, मतलब दोगुनी से अधिक बढ़ के रुपीज 1.97 लाख पर पहुंच गई है, तो इसमें से कोई नहीं है। नीति आयोग के निम्नलिखित उपाध्यक्ष को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वाइस चेयरमैन को आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है, पॉज करके इसे लगाइए। ए, आप जानते हैं पहले थे अरविंद पनागरी है, फिर दूसरे राजीव कुमार और तीसरे आपके ये सुमन बेरी, ये है बस। ठीक, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024-22
वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के बारे में इनकरेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। विश्व की प्रवासी आबादी का अनुमानित अनुपात विश्व की जनसंख्या का 2.6% है, जो एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जो माइग्रेंट्स हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का उच्चतम अनुपात वाला देश क्या है? यूएई। यूरोप वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के सबसे बड़ा गंतव्य, मतलब यूरोप जाते हैं सारे माइग्रेंट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवासियों के लिए प्राथमिक गंतव्य बना हुआ है। प्राइमरी डेस्टिनेशन माइग्रेंट्स के लिए क्या है? यूएस। आंसर क्या है इसका? ए गलत हो गया। कितना है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन का? 3.6 है, ना कि 2.6। 72। कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु के लिए परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। ठीक है, प्रधानमंत्री ट्राइबल उन्नत ग्राम अभियान के लिए। और ये जो है 21 सितंबर 2024 को विलिंगटन डेलावेयर अमेरिका में आयोजित 7वें क्वाड लीडर्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने भाग लिया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बोल रहा है बी है गलत। बी कैसे गलत है? प्राइम मिनिस्टर ने 6th जो आपका हुआ था, 6th क्वाड लीडर समिट हुई थी, कहां पे? विलिंगटन डेलवॉर यूएसए में 21 सितंबर 2024 को वहां भाग लिया था। और ये 7वां नहीं था, ये 6ठा था, याद रखिएगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियस है क्या? ये फूड कोड है, डिफेंस कोड है, सिक्योरिटी कोड है, वॉर कोड है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये खाद्य संहिता फूड कोड है, याद रखिएगा। फरिश्ते योजना, फरिश्ते स्कीम किससे संबंधित है? गर्भावस्था से, कृषि से, किफायती आवास से? तो इसमें से किसी से नहीं है। देखिए क्या है, ये रोड एक्सीडेंट वगैरह से संबंधित है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को रोड एक्सीडेंट में चोट लग गई और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट करवाया, तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो पूरा खर्चा उसका उठाएगी। 2018 से ये स्कीम लॉन्च हो रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में 5 से 6 सितंबर 2024 तक किया गया। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल की बात हो रही है ये। विश्व खाद्य भारत के तीसरे संस्करण का आयोजन 19 से 22 सितंबर 2024 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड फूड इंडिया। 28 जून 2024 को लखनऊ में एक दिवसीय डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव, 1 डे डिजिटल यूपी कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 8 अगस्त 2024 को दूसरे IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र यानी उसका उद्घाटन किया। आंसर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, डी गलत हो गया। ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने जो इसका ऑर्गेनाइज किया था, ये पहला संस्करण है, फर्स्ट, ना कि दूसरा। मालवीय मिशन क्या है? मालवीय मिशन तो इसमें से कुछ नहीं है। यूनियन मिनिस्टर जो हैं एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के, उन्होंने लॉन्च किया है मालवीय मिशन, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सही कथन चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन इसमें से। प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन इसको स्वीकृति दे दी है और टोटल आउटले इसका 24,104 करोड़। PM जनमन जो है ये सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मिला के है। ये 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस पे फोकस करता है 9 मिनिस्ट्रीज द्वारा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी आती है। दोनों सही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स, ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये हम कर चुके हैं। चॉकलेट क्वेश्चन है ये, बताइए। कंदूरी उर्स एक एनुअल फेस्टिवल है, वार्षिक त्योहार है, कहां का? बताइए कहां का है ये? तो ये आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, कंदरी उर्स। चेन्नकेशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा च्यवन, राजा कृतज्ञ, विष्णुवर्धन, किसने करवाया था? तो ये विष्णुवर्धन ने ये निर्माण करवाया था। नटराज मूर्ति का अनावरण सितंबर 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में किया गया था, नटराज स्कल्पचर। तो ये जो है ये किसका पालन करता है? शिल्प शास्त्र का, योग शास्त्र का, न्याय शास्त्र का, या इसमें से किसी का भी नहीं? शिल्प शास्त्र का, जाहिर सी बात है। निम्नलिखित में से किसे लाल सोना, रेड गोल्ड भी कहते हैं? आलू, चुकंदर, मांस, या इनमें से कोई नहीं? इसमें से कोई नहीं है। देखिए
कैंपोर जम्मू कश्मीर में सैफरन को, केसर समझते हैं, सबसे महंगा मसाला है दुनिया का, बताइए जरा कितने रुपए किलो है ये, पता है आपको, बताइए। तो ये इसको कहते हैं रेड गोल्ड बेसिकली, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादक, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसर, लाओस, ईरान, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कोई नहीं है। म्यांमार है टॉप पे, अफगानिस्तान को ओवरटेक करके, समझ रहे हैं? तो म्यांमार टॉप पे है, सेकंड पे अफगानिस्तान आ गया है। सबसे ज्यादा यहां से पॉपी कल्टीवेशन होता है, और तालिबान जब से आया ना तो पॉपी कल्टीवेशन बल्कि ड्रॉप हो गया है। निम्नलिखित में से कौन अफीम उत्पादन से संबंधित है, बताइए? गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन रेवोल्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। गोल्डन ट्रायंगल मतलब म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, सबसे ज्यादा अफीम यहाँ पे उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित खेती का एक प्रकार नहीं है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक टाइप नहीं है? कुमारी, कुमार, कुमान, पोडू, ये भी हम बहुत कर चुके हैं। तो कुमार नहीं है, कुमारी तो है। देखिए, झुम होता है नॉर्थ इंडिया में, धैयार होता है, दीपा होता है बस्तर में, पोडू आंध्र प्रदेश में होता है, कुमारी होता है वेस्टर्न घाट्स में, कमान, ये कमान आपका वहां होता है, कुमान उड़ीसा में, ये आपका है। क्लियर? अब हम 86 देखेंगे, ये रीजनिंग के सवाल हैं, ये आप खुद देख के सॉल्व कर सकते हैं। पहले मार्च को किसी साल के मंडे है, तो 27 मार्च को उसी साल में क्या होगा? तो 1 मार्च मंडे, फिर 8 का मंडे, फिर 15 का, फिर 22 का, फिर 29 का, फिर 28 का आपका संडे हो जाएगा। तो 27 का क्या होगा? सैटरडे, है ना, शुक्रवार, सॉरी, हाँ 86 हम देख रहे हैं ना, हाँ सैटरडे हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 1 का मंडे हो गया, 8 का हो गया, फिर 15 का हो गया, फिर 22 का मंडे हो जाएगा, फिर 29 का हो जाएगा मंडे, तो फिर 29 का मंडे है तो संडे, सैटरडे। निम्नलिखित 3 कथनों पे आपको विचार करने हैं। श्रुति राकेश की बहन नहीं है, प्रियंका श्रुति की माँ है, राकेश प्रियंका के पति हैं। तो इसमें से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। श्रुति राकेश की बेटी है। 88 देखेंगे, किसी पार्टी में केवल जोड़ों को ही जाने की अनुमति थी, सभी पुरुष अपने हाथों में लाल गुलाब लिए हुए थे, केवल पति ही अपनी पत्नी को गुलाब दे सकता है, शिवा जूली को गुलाब देता है, उस पैराग्राफ से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सिंपल, शिवा इज हस्बैंड ऑफ जूली। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, 89 में मिसिंग नंबर, तो आपका ए हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो 2 + 4 6, और 6 × 2 करेंगे तो 12। इस पैटर्न पे इनको सॉल्व कर लीजिए। 3 संख्या युग्म समान पैटर्न के हैं, एक अलग है, आपको बताना है कैसे अलग है। डी हो जाएगा 581, देखो 5 + 2 + 1 8 एच हो जाएगा, 5 + 8 + 1 14 एन हो जाएगा। ऐसे इसको करके देख लो। 91 आपको चयन करना है मौजूद संख्याओं का एक दूसरे से वही संबंध जो कि निम्नलिखित सेट में है। 25 का 125, फिर 625, तो 25 ऐसी 16 80 400 है ना। अब देखिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपल। a × b का अर्थ है a b की बहन है, a + b का अर्थ ऐसे है, तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा q v और v जोड़ेंगे तो पत्नी हो जाएगा, वाइफ। ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं, देखिए, ठीक है। मिरर इमेज 6:27 हुए हैं क्लॉक में, तो उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? 5:33 हो जाएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको इनको अरेंज करना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीलाइफ, ओजोन, ऑरेंज, ऑक्टोपस, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, 5 4 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आर्लेक बांग्लादेश, राजस्थान, भारत की, मतलब कौन से वेन डायग्राम से बांग्लादेश, राजस्थान और इंडिया का रिलेशन आप निकाल सकते हैं? सिंपल है, ए। भाई राजस्थान इंडिया में है, बांग्लादेश बाहर है। एक पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए अंकिता ने काजल को कहा कि पेंटिंग में जो लड़की है वह मेरे पति मानव की बहन की बेटी ऋतु है। ऋतु सुभाष की बहन है, मानव का ऋतु के साथ क्या संबंध हो जाएगा? मामा जी, मैटरनल अंकल। 97 देखेंगे, 23 जनवरी 2021 सैटरडे है, तो 23 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? तो थर्सडे हो जाएगा। 2024 अधिवर्ष में उसी प्रकार संबंधित है जो कि 2031 से, 2024 लीप ईयर है, ऐसी 2031 क्या हो जाएगा?
सामान्य वर्ष है। आपको इनमें से बताना है कौन सा अलग है। डी हो जाएगा ना, बाकी सब साइन है, ये सब साइन है, ये ऐसी पौधा दिया हुआ है। इसमें जल प्रतिबिंब वाटर इमेज आपको फाइंड करनी है इसकी, तो ये सी हो जाएगी वाटर इमेज, पानी में कैसा दिखेगा ये। परिसीमन आयोग की नियुक्ति डीलिमिटेशन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है बताइए? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अब आपको इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, थोड़ा टफ है क्वेश्चन पर ठीक है। तो बी हो जाएगा 3, 1, 2। सुकुमार सेन पहले थे, टीएन शेषन 10वें थे, सुशील चंद्र 24वें थे। लोकसभा का नियम 374 और 374 ए क्या कहता है? रूल कह रहा है, ये आर्टिकल नहीं कह रहा। सस्पेंशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल या इसमें से कोई नहीं। तो निलंबन की बात करते हैं ये। विशेषाधिकार समिति के विषय में आपको गलत बताना है, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में बात हो रही है, आपको इनकरेक्ट चुनना है, ठीक है। तो इसे साथ में सॉल्व करेंगे इसको हम। इसे अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है ये। और समिति सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रत्येक प्रश्न की जांच करती है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की इंक्वायरी करती है, ठीक है। इसमें सदन द्वारा अपनी सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी बताई जाती है, तो ठीक है, ये सब ठीक है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ा के 62 कर दी थी? रिटायरमेंट एज हाईकोर्ट जजेस की। तो आपका वो अमेंडमेंट है 15th ईयर, प्लीज ध्यान रखना है ना। इसमें से किसे सार्वजनिक धन के संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है? गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया। वेरी इजी, सीएजी। कौन सा आर्टिकल है सीएजी का? कमेंट करके बताएंगे आप। सही चुनना आपको करेक्ट स्टेटमेंट। संविधान का अनुच्छेद 372 आर्टिकल 372 क्या प्रावधान करता है कि संविधान से पहले के जो कानून है वो तब तक लागू बने रहेंगे जब तक कि उनको आप संशोधित नहीं करते हैं, ठीक है, अमेंड नहीं करते हैं, हटा नहीं देते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 किस लिए डील करता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां और इन सब से। आंसर बताएंगे। ये भी दोनों बिल्कुल ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल है जो राज्य विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्यता बताता है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन बताता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल की? तो 191 बताता है। द्वितीय प्रशासनिक आयोग, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के हिसाब से दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर का समाधान निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा किया जाता है? मतलब डिफेक्शन अगर कोई कर रहा है तो कौन सी बॉडी इस पे निर्णय लेगी? चेयरमैन, गवर्नर, प्रेसिडेंट, गवर्नर? तो राष्ट्रपति या गवर्नर लेंगे। सही चुनना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट। भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ऐसा कहा आइवर जेनिंग्स ने। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी, नो डिमांड फॉर ग्रांट, जब तक प्रेसिडेंट नहीं रेकमेंड करें। ये भी दोनों बिल्कुल ठीक बातें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंडर आता है? इसमें इंक्लूडेड है संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग, किसी वस्तु को छीनना, झपटना, यही सारे आते हैं, ये सब आते हैं। पेंटोगिया टेगोरी क्या है? ये वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया है ये किस्म का, ये जीवाणु है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, याद रखना। मैसेज इन अ बॉटल ये मिशन है, ये किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा, कौन सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसको चला रहा है? इसरो, नासा, जैक्सा या इसमें से कोई नहीं? तो ये नासा द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। मैसेज इन अ बॉटल, ये जुपिटर का जो मून है उसको देखने के लिए चलाया जा रहा है, यूरोपा करके एक मून है। अस्त्र शक्ति 2023 क्या है? ये सैन्य अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है, नेवी की एक्सरसाइज है या कुछ भी नहीं है इसमें से? वायुसेना का एक अभ्यास है, एयरफोर्स का है ये अभ्यास, ठीक है। ये एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में हुआ था। देश के अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नाम रखा गया है वो कौन से ईयर में लॉन्च होगा? ये पूछ रहा है। ये इसरो ऑपरेट कर रहा है, इसको 2028 तक ही लॉन्च कर देंगे। शरीर के बाहर गुर्दे कितने घंटे तक जीवित रहते हैं? आउटसाइड द बॉडी किडनी कब तक सही रहती है, जिंदा रहती है? 24 से 36, ठीक है। वाइज किरण स्कीम जो है ये किससे संबंधित है? कृषि, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इनमें से कोई नहीं?
इसमें से कोई नहीं है। वाइस किरण जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है। इसका मतलब है जो औरतें हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कराना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। देख सकते हैं आप, पॉज कीजिए इसको फिर पढ़िए, हम साथ में करेंगे सॉल्व। तो पहला ही आंसर है, इरेप्सिन जो है वो फैट को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। फैट इंटू इरेप्सिन जो है। माल्टेज क्या करता है? नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है ये, एक सेकेंड। तो एरिप्सिन जो है वो पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ब्रूनर की ग्रंथियां, ब्रनर्स ग्लैंड जो है वो किस पार्ट में पाए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? स्टमक में, लिवर में, पैंक्रियाज में, ड्यूोडेनम में। तो ड्यूोडेनम में पाए जाते हैं। ड्यूोडेनम कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं ना, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ये छोटी आंत के ड्यूोडेनम में पाया जाता है। मस्तिष्क का भाग डायएंसिफिलोन किस मस्तिष्क का उपभाग है? मतलब सब सेक्शन किस पार्ट का है? फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का, हिंड ब्रेन का, किसका है? तो ये अग्र पार्ट ब्रेन का है। समझते हैं आप? इसके 2 पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है। मनुष्य में पाए जाने वाला क्रोमैटिन किससे बना होता है? क्रोमैटिन जो है वो किसका बना होता है? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन या दोनों का बना होता है? तो ये दोनों का बना होता है। ठीक है, क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल होता है बेसिकली, डीएनए, आरएनए, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। इसको किस अंग को ये प्रभावित करती है? थैलेसीमिया ब्रेन को, लंग्स को, ब्लड को, हार्ट को। तो बेसिकली ब्लड कैंसर होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं? क्या बोलते हैं? सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक। थायराइड को, पायस को, पीनियल को, एड्रिनल को। सारे ग्लैंड्स वगैरह प्लीज याद करके जाना आप। पीनियल ग्लैंड कहां पे लोकेटेड होते हैं? ग्लैंड्स कहां है पीनियल ग्लैंड? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग आप किस चीज में करते हैं? अपशिष्ट जल के उपचार में, अग्निरोधक फायर रिटार्डेंट के रूप में, प्रति अम्ल या एंटासिड के रूप में, किस रूप में करते हैं? सारे रूपों में करते हैं। कौन सा विकल्प सही है? करेक्ट पूछ रहा है। सबसे बड़ा, साथ में सॉल्व करेंगे इसको, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट क्या है? लेमना। प्ररो रहित पादप मतलब शूटलेस प्लांट क्या है? शूटलेस प्लांट। हाँ ये सॉरी, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट है यूकेलिप्टस। सबसे छोटा लेमना है, तो इसलिए गलत हो गया, सॉरी। ये ठीक है बिल्कुल। शूटलेस प्लांट राइजोफेरा है। सबसे छोटा ब्रायोफेटा। ब्रायोफेटा सबसे छोटा क्या है? डॉसनिया। स्मॉलेस्ट नहीं, ये लार्जेस्ट है। डॉसनिया क्या है? लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? जूप्सिस। और सबसे बड़ा पादप अंडा, लार्जेस्ट प्लांट सेल जो होता है वो होता है साइकास। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। आप पॉज कीजिए, इसको पढ़िए, फिर हम साथ में करेंगे। मर्मिकोलॉजी होता है चींटियों का अध्ययन, एंट्स। वायरोलॉजी होता है आपका वायरस का, तो आंसर बी हो गया। बैक्टीरियोलॉजी होता है बैक्टीरिया का अध्ययन। नहीं, वायरोलॉजी क्या होता है? हाँ, स्टडी ऑफ वायरसेस होता है। तो पहला गलत हो गया ना, हमें इनकरेक्ट चुनना है इसमें, ये पहला गलत हो गया, कंफ्यूजन ना रहे। पहला गलत हो गया, चींटियों का अध्ययन, ये ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का है और एंथोलॉजी बर्ड्स का है, बिल्कुल ठीक है। सही कथन चुनना है, करेक्ट स्टेटमेंट। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल थे और अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह, बनारस रिवोल्ट जो है उसका जो लीडरशिप कर रहे थे वो कर रहे थे राजा चेत सिंह। आंसर सही है दोनों। कौन सी जोड़ी सही है? करेक्ट पूछ रहा है। घराना और कहां से संबंधित है? तो किराना घराना मुजफ्फरनगर, अतरौली अलीगढ़, खुर्जा अलीगढ़। खुर्जा घराना अलीगढ़। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा दशहरा नामक प्रमुख महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है, प्रयागराज में वोट क्लब में। दीज आर ऑल्सो करेक्ट। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। देखिए, क्रांतिकारी और उनको फांसी कहां पे दी गई, इसको पॉज करके आप सॉल्व करेंगे, हमें इनकरेक्ट देखना है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी को, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अशफाक उल्ला खान को मेरठ में नहीं दी थी, दे दी थी फैजाबाद में। राजेंद्र लहरी गोंडा, रोशन सिंह प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में है, मतलब एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है? कौन सा है? महावीर, कैमूर, कतरनिया घाट, सुहागी बरवा। तो कैमूर है।
बाबर ने ज्यामितीय पद्धति पर आधारित एक उद्यान का निर्माण कब करवाया था जिसे आराम बाग कहा गया था, और कहां करा था इसका, मतलब ज्योमेट्रिक मेथड पे ये बेस्ड था। तो ये 1528 आगरा में। 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? नॉट द मेंबर। मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। आसान क्वेश्चन है ये बहुत, हम पहले भी कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? ट्राइबल म्यूजियम बनाए जाएंगे। तो 15 शेड्यूल ट्राइब्स हैं यूपी में, अलग अलग जगहों पर रहती हैं। तो मिर्जापुर में, सोनभद्र में और महाराजगंज में ये जो है बनेंगे। नागरिकता संशोधन नियम 2024 के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के बारे में आपको सही बताना है कौन सा है। 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया था, नोटिफाई किया था। ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ये किसके अंतर्गत होगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। और इस संशोधन अधिनियम में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो समुदाय के प्रवासी हैं उनको नागरिकता का जो पात्र है उसको बनने का प्रावधान ये करता है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। आंसर क्या हो जाएगा? ये भी ठीक है। ठीक है। यूपीआईडीए ने अदानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड, ध्यान से पढ़ो, को प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। कौन सा एक एक्सप्रेसवे इसमें शामिल नहीं है? प्रयागराज लिंक, आगरा लखनऊ, बुंदेलखंड, गोरखपुर। कौन सा नहीं है? प्रयागराज लिंक नहीं है। चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल, आगरा लखनऊ और गोरखपुर लिंक पे वो आपको देखने को मिलेंगे। चार्ज कर लेना, आप अपना इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो अब। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसने S2 नामक भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, इसका टेस्ट किया है सक्सेसफुली? तो क्या है? IIT कानपुर ने। इंपॉर्टेंट है। S2 इसका नाम है जिगर ठंडा, याद रखिएगा, जिगर ठंडा निकनेम है S2। नाता प्रथा, नाता प्रथा के बारे में आपको सही बताना है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में, MP में, यूपी और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में लड़कियों को कथित तौर पर स्टैंप पेपर या अन्य तरीके से विवाह के नाम पे बेचा जाता है। दे आर सोल्ड, दिस इज कॉल्ड नाथा प्रथा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 6 जून 2024 को कह दिया नाता प्रथा बिल्कुल गलत है, नोटिस इशू किया मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट को और इन गवर्नमेंट्स को, क्या आप एक्शन लीजिए इस पे। ठीक है, बस ये पूछेगा ज्यादा से ज्यादा नाथा प्रथा किससे संबंधित है, तो चाइल्ड मैरिज आप याद रख सकते हैं। सही बताना है आपको। ऑलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन, ऑलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन, इसके अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस सौंपी है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बस में 37 यात्री बैठ सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने इलिया राजा सेंटर फॉर म्यूजिक एंड लर्निंग एंड रिसर्च जो है लॉन्च किया है। नेपाल की माउंटेनियर हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ, 2 सप्ताह एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली व्यक्ति बन गई हैं। बताइए, देख रहे हैं आप, माउंट एवरेस्ट पे तो कोई भी चढ़ जा रहा है, मतलब कुछ तो बात होगी लेकिन बहुत लोग चढ़ रहे हैं। इनकरेक्ट बताइए। चिली की मनोवैज्ञानिक एना एस्ट्राडा इच्छा मृत्यु से मरने वाली चिली की पहली व्यक्ति बनी। यूथेनेशिया, आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी पिक्चर है वो, गुजारिश है शायद, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय। मूवी का नाम कमेंट कर दीजिए। चलिए, भारत सरकार ने केरल में स्थित गौतम अडानी के विजिजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दे दी है। इजी टैक्स, इजी कुछ भी बोलो, ने करों में बचत करने और आसानी से ई फाइलिंग के लिए भारत में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम पूर्ण कार्यात्मक आयकर फाइलिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फुल फंक्शनल इनकम टैक्स फाइलिंग मोबाइल ऐप इन इंडिया फॉर इजी ई फाइलिंग एंड सेविंग ऑन टैक्सेस, इजी टैक्स ने लॉन्च किया है। तो बी गलत हो गया, पहला गलत हो गया, क्योंकि पेरुवियन साइकोलॉजिस्ट हैं, चिली की नहीं है, पेरू की हैं, पेरू। ये ध्यान देनी होती हैं बातें, ठीक है। तो ये हमारे 140 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। 60 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, तो अपनी कमर कस लीजिए और शुरू हो जाइए। पहले प्रश्न को देखिए, पर्यायवाची से आरंभ होता है। 10 प्रश्न हम शुरुआत में यही देखेंगे। तो पहले भी कहा गया कि विरंची का उचित पर्याय क्या है, बताइए। कमल नयन, ब्रह्मा, नाहर, शार्दूल, बताइए।
तो इसमें अगर देखा जाए, इसमें आप देख रहे हैं जो ब्रह्मा जी का पर्याय है वो विरंची होता है और इसीलिए हम बी को चुनते हैं। कमल नयन कहा जाता है भगवान विष्णु को। नाहर जो है वो, नाहर और शार्दूल दोनों ही शेर के पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। पुरंदर किसको कहा जाता है? सुरपति, शक्र, मधवा और सभी दिया हुआ है। तो ये सारे ही जो पर्याय आपको दिख रहे हैं ये भगवान इंद्र के हैं। पुरंदर, सुरपति और शक्र, साथ में मधवा। तो इंद्र के सारे पर्याय, डी को चुना। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। किंकर, किंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहां पर आप देखें, भृत्य, अनुचर, परिचारक या सभी। तो सभी होता है, ठीक। यहां हम डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। स्वर्ण का पर्याय नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? स्वर्ण अर्थात सोना। ये प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो जातरूप लिखा है, पुष्कल लिखा है, हेम लिखा है और समीरण लिखा हुआ है। तो समीरण देखिए कहा जाता है हवा के झोंके को। ये आपका स्वर्ण का यानी सोने का पर्याय नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो स्वर्ण के पर्याय दिखाई देते हैं। अगला शब्द है जिष्णु। जिष्णु ये पर्याय होगा किसका? विविक्त का, विबुधेश का, मेदिनी का या द्विजराज का? किसका होगा? तो आप देख रहे हैं ये करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, विबुधेश। विबुध मतलब होता है देवता और विबुधेश मतलब विबुधों के ईश अर्थात देवताओं के भगवान अर्थात इंद्र। तो ये इंद्र का पर्याय है जिष्णु, ठीक। इसके बाद और मेदिनी कहा जाता है धरती को। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यहाँ देखिए वायस। वायस शब्द जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? करट के लिए इस्तेमाल होता है, कांड के लिए, पिशुन के लिए या सभी के लिए? तो ये कौवे का पर्यायवाची है और यहाँ जितने भी शब्द आप देख रहे हैं वो भी कौवे के ही पर्यायवाची हैं और इसीलिए छठवें का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, हुतभुक लिखा हुआ है, ये किसका पर्याय है बताइए? तो वैश्वानर का है, अंबक का है, पाथोज का है, मदार का है, किसका है? अब आप ध्यान से देखिएगा, हुतभुक जो शब्द है ना ये वैश्वानर अर्थात अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, सहस्त्राक्ष। सहस्त्राक्ष अर्थात 100 नेत्रों वाला, सहस्त्र नेत्रों वाला, ठीक है। अक्ष मतलब आंखें, सहस्त्र। तो यहाँ पर जगन्नाथ, पुरुहुत और सैंधव दिया है, साथ में तुहिन दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि ये जो सहस्त्राक्ष शब्द है ये किसके लिए काम आता है? कौन से शब्द को हम इसके साथ लगाएंगे? यहाँ पर्यायवाची का है ना, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सहस्त्राक्ष शब्द जो है ये इंद्र के पर्यायवाची में आता है और पुरुहुत जो है वो भी उन्हीं का पर्याय है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। कबूतर का पर्याय नहीं है। परेवा, कलघोष, हारीत, रक्तलोचन। सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। कलघोष कहा जाता है हंस को, बाकी जितने हैं वो कबूतर के पर्याय। और अंतिम देखिए पर्यायवाची में आकाश का पर्याय नहीं है। अटल, दिव, नाक और फलक। तो अटल शब्द जो है ये आप देख रहे हैं ये आकाश का पर्याय नहीं है। बाकी जितना आप देख रहे हैं वो सभी दिव भी, नाक भी और फलक भी अंतरिक्ष के पर्याय होते हैं और आकाश के पर्याय में भी उसको डाल दिया जाता है। तो ए को चुना। प्रश्न संख्या 11 को देखिए, विशेषण वाला। उसका लड़का लंबा है। अब इसमें विशेषण क्या है आपको बताना है। तो उसका लड़का लंबा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, उसका लड़का, यहाँ उसका शब्द जो है ये लड़के की ओर इशारा कर रहा है और उसकी विशेषता क्या है कि वो लंबा है। तो यहाँ विशेषता बताने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो लंबा है, जो कि गुणवाचक विशेषण है, इसीलिए इसमें बी को चुनेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिए। पांडु शब्द जो है ये असल में क्या है? मतलब ये क्या है, विशेष्य है कि विशेषण है? तो ये दोनों है। अगर नाम के लिए पांडु इस्तेमाल हो रहा है, जैसे महाराज पांडु, पांडवों के पिता, तो उस हिसाब से देखा जाए तो संज्ञा है। और पांडु शब्द का मतलब होता है पीला, तो पीला जो रंग है ये गुणवाचक विशेषण में आएगा, तो उस हिसाब से विशेषण है। तो दोनों तरीके से काम आता है। प्रश्न संख्या 13 को देखिए। चतुर व्यक्ति से प्रश्न पूछो। इस वाक्य में विशेषण क्या है? चतुर व्यक्ति से प्रश्न पूछो। व्यक्ति की विशेषता है कि वो चालाक है, तो सी वाले को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 14, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। बताइए इसमें विशेषण कितने हैं? तो 14 को आप देख रहे हैं, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4 विशेषण है, ठीक है। वह आपके बहुत और बड़ा। अब आप कहेंगे कि बहुत शब्द जो है वो तो बड़े की महिमा को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो बात तो ठीक है कि यहाँ प्रविशेषण है, लेकिन प्रविशेषण के तौर पे इसे तब काउंट नहीं करेंगे जब विशेषण अलग अलग पूछा जाएगा, तब इसे भी विशेषण के रूप में ही गिना जाएगा। तो उस हिसाब से 4 विशेषण इसमें है और हम बी को ही चुनेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। अब दुष्चरित्र जो है ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्या चीज है बताइए। 15 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, ये विशेषण है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। बताइए कि इसमें से विशेषण कौन सा है? तो
तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो लाखों शब्द जो है, माफ कीजिएगा, लाखों शब्द जो सी वाला ऑप्शन है, ये आपका विशेषण है, ये लोगों की विशेषता बता रहा है। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। विशेष्य शब्द वो होता है जो वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो इसमें से आप छांट लीजिएगा कौन सा होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो यहां पर अच्छा शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? मोहन की नहीं बता रहा है, वो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। ये अलग बात है कि विद्यार्थी का नाम मोहन है। तो यहां पर विद्यार्थी शब्द को चुनेंगे जो कि विशेष्य की भूमिका निभा रहा है। 8 बड़े चोर पकड़े गए। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। अब कौन से हिस्से में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है बताइए? मतलब विशेषण और विशेष्यों का आपस में जोड़ नहीं बन रहा है, ऐसा कौन सा इस पूरे वाक्य में हिस्सा है? तो 19वें का अगर करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो इसका सी हो जाएगा, पुलिस की लापरवाही। यहां पर कोई भी ऐसा विशेषण विशेष्य का ताल्लुक नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी बड़े चोर, आधे चोर, 8 बड़े चोर, इसमें आप देख रहे हैं कि विशेषण और विशेष्य दोनों साथ में आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। यहां पूछा गया कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती और राही। और हमारा जो सही जवाब है वो इसमें क्रोधी हो जाएगा। बाकी सारे जो है वो विशेष्य हैं। अब यहां से तद्भव तत्सम है। तत्सम शब्दों के लिहाज से शुद्ध कौन सा है? तो शाटिका लिखा है, रज्जु लिखा है और गुंठन लिखा है। कौन सा सही है? अब यहां अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो तीनों ही ठीक है, तीनों ही तत्सम ही है। इसके बाद बारात का तत्सम रूप क्या होगा? पीछे भी आपने किया था, वरयात्रा। मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती और यहां मोती लिखा हुआ है, मौक्तिक लिखा है, मुक्तक लिखा है, कोई नहीं लिखा है। तो इसमें से आप चुनेंगे किसको? तो 23वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा डी वाला। मोती का इसमें से तत्सम रूप कोई नहीं है। असल में मौक्तिक शब्द जो है ना ये विशेषण है मुक्ता का, और मुक्ता इसी मोती का तत्सम रूप होता है जो कि इसमें दिया ही नहीं। इसके बाद 24वें को देखते हैं। तो यहां पूछा गया कि मिट्टी का तत्सम रूप क्या होता है? तो मृत्तिका होता है। कैसे लिखा जाएगा? ए वाला। ठीक है, कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है ये आपको बताना है। 25वां आप देख रहे हैं। तो 25वें का जो सही जवाब है वो इसमें से आपका सी हो जाएगा, अटारी। अटारी जो है ना ये तद्भव शब्द है। अट्टालिका इसका तत्सम होता है, बाकी सारे शब्द पहले से ही तत्सम है। प्रश्न संख्या 26 को देखें। इसमें आपको तत्सम बताना है। कौन सा है? सपूत, सरीसृप, सांकल और साँझ। इसमें जो तत्सम शब्द है वो सरीसृप है। ठीक, और बाकी सारे शब्द जो हैं वो तद्भव हैं। सपूत का सुपुत्र होता है, सांकल का श्रृंखला होता है और इसको अर्गला कहा जाता है शुद्ध रूप में, और साँझ का क्या होता है? संध्या होता है। प्रश्न संख्या 27 को देखें। यहाँ पर आ जाइए। कौन सा शब्द तद्भव है? ज्योत्सना, सकल, श्रोणी और परीक्षा। तो इसमें से कोई किसको चुनेंगे आप? 27 सही जवाब इसका बी हो जाएगा, सकल। इसके बाद अखरोट। अखरोट का तत्सम तो आप जानते हैं क्या होना चाहिए? ठीक है, अक्षोट। आयोग ने दिया था, इसमें गलती पूछे गए प्रश्नों में नहीं होनी चाहिए। यहाँ 29वें में सही तत्सम आपसे बताने के लिए कहा जा रहा है। कौन सा है? तो इसमें लिखा हुआ है पारपत्र, उलूखल, परिवाज्रक, परिव्राज्य असल में, और सभी दिया हुआ है। तो हम सभी को चुनेंगे क्योंकि सारे ही शब्द जो हैं वो तत्सम है। पर इसमें पारपत्र का मतलब पासपोर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद 30वें प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर तत्सम जो नहीं है वो आपको बताना है। बलिवर्द, ईक, मधुक और कनिष्ठ दिया हुआ है। तो बलिवर्द जानते हैं किसको कहा जाता है? बैल को। तो ये आपका तत्सम है। बाकी ईख जो आप देख रहे हैं ना यही एकमात्र ऐसा है जो कि तत्सम नहीं है। मधुक महुए को कहा जाता है, कनिष्ठ मतलब छोटा। तो ईख जो है इसको इक्षु बोलते हैं, जो कि यहाँ नहीं दिया था, तो हमने बी को चुना। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। वर्तनी आ गई। अब यहाँ पर आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पकड़ना है। कौन सा है? तो लिखा हुआ है पुष्पांजलि, ऐसे लिखा है, देखिए। निरापराध, भास्कर और उज्जवल। तो निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है। बी को चुनिए। इसके बाद 32वें को देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। कौन सा होगा? वांग्मय लिखा है, यहाँ जो अंग्या है उसमें बिंदी यहाँ समझिएगा। उत्कर्ष है, वैमनस्य है, मिथिलेश कुमारी है। इसमें से गलत वर्तनी किसकी है? मिथिलेश कुमारी होता है। थ पर ऐसे छोटी की मात्रा होगी, माता सीता का पर्याय है। मिथिला की राजकुमारी। प्रश्न संख्या 33। अशुद्ध शब्द कौन सा है? दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ और पौरुष। तो आप देख ही रहे हैं, नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है। प्रश्न संख्या 34। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पकड़ना है। चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान और हिरण्यकश्यपु। ठीक है, हिरण्यकशिपु होता है, कशिपु होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे है ना। 35 को देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ देखिए, प्रतिदर्श है, कुक्षी है, दृष्टा है और आहार है। तो दृष्टा, दृष्टा लिखा जाता है, दृष्टा नहीं लिखा जाता है।
इसके बाद 36 की ओर चलते हैं। अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको पकड़कर बताना है। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत, यहाँ देखिए रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाम की माला खरीद लेना। अशुद्ध वाक्य आपको तलाशना है। तो अब 36वां जो है ना, इसमें कायदे से उत्तर जो है वो डी वाला हो जाएगा, है ना, ये आप देख रहे हैं। बाकी जो है वो ठीक है, ठीक है। और यहाँ स्वादिष्ट नहीं होगा, स्वादिष्ट होगा, ठ होना चाहिए। और बाकी जितने दिए हैं वो सही, इसमें सही दिए हुए हैं। यहाँ खड़ी पाई होना चाहिए, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए था जो कि नहीं दिया है। पूर्ण विराम सभी में लगा लीजिएगा। यहाँ एक गुलाम की माला नहीं बल्कि गुलाब की एक माला खरीद लेना, ऐसे होना चाहिए था। इसके बाद 37 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन से शब्द की वर्तनी ठीक है। उज्ज्वल लिखा है, इक्षु लिखा है, प्रकांड लिखा है और सभी लिखा है। तो सभी ठीक है, जितने शब्द दिए हैं सबकी वर्तनी ठीक है। प्रश्न संख्या 38, कौन से शब्द की वर्तनी गलत है। केवल्य लिखा है, चरमोत्कर्ष लिखा है, कौशल्या लिखा है और सभी लिखा है। तो इसमें तो सारे ही शब्दों की वर्तनी गड़बड़ है। कैवल्य होता है, यहाँ ए की मात्रा होगी। चरमोत्कर्ष ऐसे नहीं लिखा जाता है, चरमोत्कर्ष लिखा जाता है, र पूरा रहेगा, है ना। और कौशल्या में छोटा सा नहीं बल्कि बड़ा श यानी दंत स की जगह पे तालव्य श रहेगा। तो तीनों ही गलत लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 39, कौन सा शब्द शुद्ध है। कौरवाकर्षण, जाज्वल्यमान, प्रफुल्ल और प्रोषित। तो किसको लिखेंगे, मतलब किसको चुनेंगे। तो 39 आप ध्यान से देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला। प्रफुल्ल शब्द इसमें सही है, बाकी कौरवाकर्षण, जाज्वल्यमान और प्रोषित ये तीनों ही शब्द जो लिखे हुए हैं ये यहाँ पर गड़बड़ है। हालांकि इनमें भी वर्तनी दोष बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो व्यंजन संधि के नियम है उसके हिसाब से थोड़ी समस्या है। अब जैसे प्रोषित आप देख रहे हैं तो प्रोषित की जगह पे प्रेषित होना चाहिए। जाज्वल्यमान आप देख रहे हैं, है ना, कौरवाकर्षण देख रहे हैं। प्रफुल्ल इसमें सर्वथा शुद्ध शब्द है, तो सबसे ज्यादा जो शुद्ध है उसी को चुनना था, तो सी को हमने चुना। प्रश्न संख्या 40 को देखिए। कैटभारी लिखा हुआ है, इसमें आपको ये बताना है कि गलती कैसी है। गलत तो है ही है, लेकिन गलती कैसी है। तो मात्रात्मक, संधि संबंधी, समास संबंधी, विशेषण संबंधी कैसी त्रुटि होगी। 40 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो मात्रात्मक हो जाएगा। स्वर का दोष है, कैटभारी होता है, र पे छोटी की मात्रा होगी जो कि हमने बड़ी की लगा दी तो काम गड़बड़ हो गया। इसके बाद 41 की ओर चलते हैं। अपने सहारे रहने वाला, इसके लिए आपको एक शब्द चुनना है। कौन सा चुनिएगा। तो स्वावलंबी, है ना। प्रश्न संख्या 42, अप्रमेय का सही मतलब क्या होता है। अप्रमेय शब्द है, इसके लिए वाक्य आपको बताना है। तो अप्रमेय वो होता है जिसे कि हम प्रमाण के द्वारा सिद्ध न कर सके, तो इसलिए प्रमाण से सिद्ध न होने वाला, बी को चुना। प्रश्न संख्या 43 को देखिएगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। विजित होता है, विजेता होता है, जिगीषा होता है, जिज्ञासु होता है। इसमें से कौन सा शब्द होगा। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो 43वां जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला, जिगीषा। ठीक, जो स्त्री सूर्य न देख सके, घूंघट की आड़ में हो, सूर्य का दर्शन न कर सके, तो असूर्यम पश्या, है ना। प्रश्न संख्या 45, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए किया गया समझौता, इसको क्या कहा जाएगा। कर्मठता, ठेकेदारी, बेलदारी या संविदा। तो इसे कहा जाएगा संविदा, ठीक है। खास शर्तों के साथ ठेका होता है। 46 को देखते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, ठीक। प्रश्न संख्या 47, जिसका पति विदेश चला गया है, क्या कहेंगे उसे। चला गया है तब प्रोषित पति का। इसके बाद प्रश्न संख्या 48, पैर से सिर तक यानी आपाद मस्तक। शिख नख नहीं होगा, सिरों पर नहीं होगा, पाद मस्तक या पद मस्तक नहीं होगा, आपाद मस्तक होगा। प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। राज्य द्वारा जारी आदेश, चुनेंगे किसको। अध्यादेश। प्रश्न संख्या 50, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रही, ठीक है। अब 51वें प्रश्न को देखिएगा। यहां से हमारा विलोम वाला शुरू होता है। निषिद्ध का विलोम नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो आप चुनेंगे कि इसमें चुनना है आपको, देखिए किसको चुनिएगा। तो निषिद्ध का विलोम नहीं है, कौन सा। विहित नहीं है, अनुशंसित नहीं है, स्वीकृत नहीं है। तो विहित, अनुशंसित और स्वीकृत तो तीनों हो जाएंगे, लेकिन वर्जित शब्द जो है ये निषिद्ध के ही काम का है, मतलब उसी का पर्याय आप समानार्थी कह सकते हैं, लेकिन ये इसका विलोम नहीं है, तो बी को चुना। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। शुष्क का विलोम नहीं है। आर्द्र, नम और रुक्ष, इसमें से बताइए। तर, ये भी दिया हुआ है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। शुष्क शब्द का जो विलोम इसमें से नहीं है वो आपका रुक्ष होगा। रुक्ष मतलब होता है रूखा,
ठीक है। ये शुष्क का एक हद तक मिलते जुलते अर्थ वाला है, मतलब रूखापन जो है वो सूखी चीज में ही होता है आमतौर पे। बाकी आर्द्र, नम और तर जो है ये शुष्क के विलोम है ना। तो हमने सी को चुना। प्रश्न संख्या 53 को देखिएगा, स्थूल का विलोम नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? तो सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल और शाश्वत। भाई शाश्वत नहीं है, बाकी सारे जो है वो विलोम के तौर पे काम आते हैं। पृक्षक का सही विलोम क्या है ये आपको बताना है। ये पृक्षक नहीं है, पृथक है असल में। पृथक, पृथक माने अलग अलग। अब आपको ये बताना है कि इसका उचित विलोम इसमें से कौन सा होगा। तो पृथक का क्या होगा? इसमें से संयुक्त हो जाएगा। संयुक्त लिखेंगे कि एकत्र लिखेंगे बताइए? ए होगा कि बी होगा? 54, तो इसका बी ही होगा, संयुक्त। ठीक है। इसके बाद 55 को देखते हैं। उपयोग का विलोम आपको बताना है। तो उपयोग का इसमें से क्या होगा? सभी को चुनने का ऑप्शन भी है, निरुपयोग, दुरुपयोग, दुष्प्रयोग। तो 55 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब बी होगा, दुरुपयोग होता है। उपयोग का दुरुपयोग सही विलोम होता है, सभी को नहीं चुनेंगे। प्रश्न संख्या 56 की बात करें तो यहाँ जोड़ा बनाकर पहले से दे रखा है। इसमें से जो गलत है वो आपको तलाशना है। दक्षिण का दिया है वाम, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध और बर्बर का सभ्य। बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? गलती है बी वाले में, उद्यम का निरुद्यम जो दिया हुआ है। उद्यम का आलस्य होता है, ठीक है। उद्यमी का निरुद्यम होता है, ध्यान दीजिएगा। उद्यमी शब्द का निरुद्यम होता है, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है और इसीलिए ये गलत हो गया। प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। शुद्ध विलोम युग्म आपको इसमें से ढूंढना है। अल्पज्ञ का दिया है बहुज्ञ, संयुक्त का संधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त और अज्ञ का अनभिज्ञ। बताइए इसमें शुद्धता कहाँ पर है? तो अल्पज्ञ का जो बहुज्ञ दिया हुआ है यही एकमात्र ठीक है, बाकी जितने हैं सब गड़बड़ है। संयुक्त का क्या हो जाएगा? पृथक, है ना। समस्त का क्या होगा? एकल हो जाएगा, या फिर एक चीज के लिए हम कहें। बाकी अज्ञ का, अज्ञ और अनभिज्ञ जो है लगभग समानार्थी है, थोड़ा बहुत फर्क है दोनों में, लेकिन इन दोनों का विज्ञ, प्रज्ञ या फिर अभिज्ञ हो सकता है, लेकिन ये आपस में तो विलोम है नहीं, तो ये सब गलत है, सिर्फ पहला वाला सही। प्रश्न संख्या 58, विलोम के लिहाज से अशुद्ध कौन सा है? सचल चल दिया है, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। क्या होना चाहिए इसमें से जो कि गलत हो? तो 58 को आप देख रहे हैं, और 58 का जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका ए वाला। सचल का चल दिया है, मतलब दोनों का अर्थ होता है चलायमान। तो ये आपस में विलोम कैसे हो सकते हैं? इनका अचल होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। फिर 59 में आइए, यहां साथी का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो साथी का विलोम क्या होगा? विरोधी, है ना। साथ चलने वाला और विरोध करने वाला। ईप्सित का क्या होगा? तो कई बार आपने किया है, अनिप्सित होता है। ईप्सित मतलब चाहा हुआ और अनिप्सित मतलब अनचाहा। तो यहां पर ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।